नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात अमेरिका की करने वाले हैं। आज अमेरिका ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस बिल को समर्थन दे दिया है, उसे मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ का सीधे सीधे खतरा जो है वो बढ़ गया है। और इस बिल का सीधा असर, सबसे पहले बात करेंगे भारत की, जिस पर पड़ने वाला है। इसके अलावा चीन, ब्राजील जैसे देशों पर भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा, जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर की बात करें, लिंडसे ग्राहम की बात करें, तो उन्होंने जो दावा किया है वो बेहद गंभीर दावा करते हुए नजर आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दे दी है। रूस से सीधे सीधे वन ऑन वन फाइट इसे माना जा रहा है। ग्राहम के मुताबिक ये बिल रूस की वॉर मशीन को फंड करने वाले देशों पर जबरदस्त आर्थिक दबाव बनाने का हथियार बनेगा। उनका कहना है कि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है, लेकिन पुतिन सिर्फ बात कर रहे हैं। इस प्रस्तावित कानून के तहत रूसी तेल की खरीद और दोबारा से बिक्री पर 500% 500% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। और सीनेट की विदेश संबंध समिति के लगभग सभी सदस्यों ने इस बिल का समर्थन भी किया है। भारत पहले ही ट्रंप प्रशासन को लेकर के जिस तरीके से तस्वीर थी, 50% टैरिफ लगा चुका है। भारत पर यह टैरिफ किस कदर लगा था, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो तस्वीर हमने देखी थी, जिसमें अमेरिका कहता हुआ नजर आया था कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी भारत ने तो टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। रूस से इसी तरीके से अगर तेल लेता रहा भारत, तो इसी तरीके से टैरिफ की जो दर है उसको बढ़ाता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने जो स्टैंड तटस्थ रखा, जो स्टेबल स्टैंड रखा, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, उसके बाद अमेरिका के भी पसीने छूट गए और अमेरिका ने भी बैक ऑफ करा, कदम पीछे लिए। लेकिन एक बार फिर से ये टैरिफ वाली जो धमकी ट्रंप लेकर आए हैं, जिसमें 25% रूसी तेल की खरीद से ये पूरा मामला जो है जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने यह भी बताया कि भारत रूसी तेल की खरीद कम करने की दिशा में कदम उठा रहा है। यह भी कहा है कि कदम उठाए जा रहे हैं और भारत ये कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से ट्रंप को नाराज ना करे। हालांकि सच्चाई क्या है, धरातल पर क्या स्थिति है, यहाँ की सरकार, यहाँ की हुकूमत क्या चाह रही है, ये तो लगातार हम तस्वीर देख ही रहे हैं, ये तो हम लगातार बता ही रहे हैं। और यहाँ पर मोदी सरकार का जो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव है, सीधे सीधे मोटिव है, वो इसी तरीके से है कि हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी किसी भी देश से अगर होगी, उसको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रखा जाएगा। कोई छुपा करके चीजें नहीं की जाएंगी। ऑन फेस, वन ऑन वन अगर फाइट करना है, पाकिस्तान जैसे देशों से भी भिड़ रहे हैं ना, चाइना जैसे देशों से भी कई मसलों पर हमारे मतभेद है। अब इन मुद्दों को लेकर के हम एड्रेस कर रहे हैं। अमेरिका के जो दावा है, अमेरिका के जो दावे की जो लिस्ट है, वो बहुत बड़ी लिस्ट है। और ऐसे में इस लिस्ट को लेकर के लगातार जो सवाल है वो किए जा रहे हैं। वॉर मशीन एक्टिवेट अमेरिका करेगा, अमेरिका दबाव करने को लेकर तस्वीर बनाता है, और इसी को लेकर के आज बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं दर्शकों। सवाल ये कि क्या ये पॉलिटिक्स जो है, प्रेशर पॉलिटिक्स अमेरिका की, इसके मायने क्या है, समझते हैं इसी को। खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवराज सर, रिटायर्ड भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार, मेरे साथ कनेक्ट है। और साथ ही साथ अमित तिवारी, अर्थशास्त्री, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा अमित जी आज आपसे ही रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। ये समझाइएगा, हमने ये पहली बार तस्वीर नहीं देखी है। ट्रंप जो करते हैं उसके पीछे मंशा क्या होती है, नीति क्या होती है, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन अगर इस तरीके की जो कोशिश है या दावा वहां के सीनेटर कर रहे हैं कि 500% टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा अगर रूस से तेल लेते हैं, इसका असर भारत पर क्या दिखेगा? जी, आपको को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को नमस्कार और सुप्रभात। जैसा कि आपका सवाल है, देखिए ये जब से ट्रम्प साहब आए हुए हैं प्रेसिडेंट के उसमें सेकंड अपने टेन्योर में, तब से ये चीजें चल रही हैं। तब से उन्होंने शुरुआत से ही जो है वो टैरिफ की वजह से दुनिया के जो भी अधिकतर जो कंट्री हैं उस पे उन्होंने लगाया हुआ है। अभी जो इंडिया में ऑलरेडी 50% का टैरिफ चल रहा है,
और इसको उन्होंने अभी बोला है कि 500% का हम टैरिफ बढ़ा देंगे। ये बात पहले भी थी, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है, क्योंकि इंडिया काफी लगभग, मैं आपको अगर आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो लगभग $80 बिलियन का ट्रेड होता है। हमारा टोटल जीडीपी का इंडिया का 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट, और यूएस उसमें एक काफी अहम किरदार निभाता है, क्योंकि वो टॉप कंट्रीज में आता है, जिसमें प्राइमरली हम लोग आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग फार्मा का करते हैं, हम लोग टेक्सटाइल का करते हैं, हम लोग ऑटो पार्ट्स का करते हैं। तो उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो तो आएगा, क्योंकि जब 500% का जब टैरिफ लगेगा, तो चूंकि काफी जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सूरत की बात हो, चाहे वो तिरपुर की बात हो, चाहे वो अदर जो छोटे सिटीज हैं वहां की बात हो, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट ये प्रॉब्लम चूंकि पहले से थी, तो इंडिया ने ऑलरेडी उसके लिए कमर कसा हुआ है। आपको भी मालूम होगा कि कुछ समय पहले उन्होंने 40 अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग छोटे बड़े सारे कंट्री को आइडेंटिफाई किया था, जहां पर कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर सके। तो आज की तारीख में हम लोग फुली यूएस के ऊपर एक्सपोर्ट के लिए रिलायंट नहीं है। हम लोगों ने अदर जो बाजार हैं, जो दूसरे मार्केट हैं, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। हम लोग वहां पर अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको वहां पर एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, और उसको और ज्यादा इंटेंस तरीके से करने की कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे वो आपका ब्राजील हो, लैटिन अमेरिकन कंट्री हो, इवन अफ्रीकन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्री हो, जापान हो। बिल्कुल अमित जी, जैसे आप ये बात रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। जैसे कि हम फिजिक्स के टर्म्स में बात करते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे अब इस टैरिफ की स्थिति में अमेरिकन जो ये प्रेशर है, इसका रिएक्शन भारत कैसे देता है, अन्य देश कैसे देते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही इस लिस्ट में नहीं है, ब्राजील भी है और अलग अलग देश भी है। लेकिन मैं इसे समझना चाहूंगी, मल्लिका जी ये मुझे समझाइएगा, अगर फॉरेन अफेयर्स को मैं समझूं तो ये कई दफा ट्रम्प कर चुके हैं, पहली बार नहीं है। और जिस बिल को मंजूरी सीधे सीधे यहाँ पर ट्रम्प ने दी है, ग्रीन सिग्नल दिया है, ये बिल आखिर इतनी मजबूरी आन क्या पड़ी कि उन्हें इस बिल को लेकर के इतनी ज्यादा जल्दबाजी हो गई। हमने पहले भी देखा था ना कि प्रेशर तो बनाया था, कहा था कि रूस से तेल आप मत लीजिए, लेकिन भारत ने फिर उसके बाद क्या स्थिति अमेरिका के लिए खड़ी करी, अमेरिका को बैक स्टेप लेना पड़ गया ना। अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत उनके दबाव में आए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल ऋतु जी, विडंबना यही है कि सबसे पहले तो आप सभी को और को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ऋतु जी, जो इस बार मैं आपके माध्यम से एक चीज दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी, 1000+ कंपनीज ने ट्रम्प के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं, ये 1000+ कंपनी, जिसमें काफी सारे इंपोर्टर्स हैं कि जब से ट्रम्प का शासन में वो आए हैं तब से वो टैरिफ ही लगाने में है। हाँ। और ये टैरिफ इमरजेंसी के टाइम में लगते हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो 1000+ कंपनीज उनको सुप्रीम कोर्ट ले गई हैं कि ये ऐसे ही टैरिफ लगाते जाएंगे, और जो हमें रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि हमें इतना पैसा देना पड़ गया है यूएस के इंपोर्टर्स को भी। तो ये कंपनी मूव, और कल परसों में ही उनके पर सुप्रीम हम जो कोर्ट के देख सामने रहे हैं इनकी मल्लिका पेशी जी, है। मल्लिका बिल्कुल जी हम जो देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि एक वेस्ट ब्लॉक पर खास तौर पर अगर बात करें, वेस्ट ब्लॉक में अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे प्रभावी माना जाता बिल्कुल है। अब अमेरिका सुपर पावर है, ये किसी ने इसको इनकार थोड़ी किया है, लेकिन वो पावर एक्सरसाइज करना, हर दफा इस बात को सुप्रीम तौर पर रखना कि हम सुपर पावर हैं, कोई भी देश हमारी बातों को लेकर के एक स्टैंड नहीं रख सकता, हम जो कहेंगे वो होना चाहिए। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों खेल रहा है ट्रम्प? अगर बिजनेस करना है करे फिर धड़ल्ले से। और ऋतु जी, यही चीज है कि ये धमकाने वाली जो पॉलिटिक्स है वो अब हमें दिखाई दे रही है। सुपर पावर, रूल ऑफ लॉ, ये सब जब वो बोलते थे, डेमोक्रेसी का झंडा लहराते, तब तक ठीक था। बट अभी ये धमकाने वाली पॉलिटिक्स है। आप अगर आंकड़े देखिए तो जो बिल आया है प्रपोज, उसमें इंडिया, चाइना और ब्राजील का साफ साफ नाम है, तो ईयू का नाम क्यों नहीं है उसमें? अगर आप पिछले साल के आंकड़े देखें, जून 2025 तक 51% एलएनजी सबसे ज्यादा ईयू ने ली है। 37% पाइपलाइन गैस ली है ईयू ने पिछले साल तक, और उसमें हाईएस्ट इंपोर्टर उसका फ्रांस रहा है, क्योंकि उनको पता है जिस दिन नेचुरल गैस यूरोप लेना बंद कर देता है, यूरोप ठप हो जाएगा, उसका एनर्जी कुछ है ही नहीं उसके पास, खुद मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें ईयू क्यों नहीं शामिल है? हाँ। इसमें यूएस क्यों नहीं शामिल है, जो उनसे यूरेनियम परचेज कर रहा है?
बिल्कुल, ऋतु और जी ये ऐसे में विडंबना इसको इतनी समझना बहुत दिलचस्प भी है। एक वॉर मशीन एक्टिवेट कर देना, हर जगह पर धमकी, ब्लैकमेल कर देना, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। अगर आपको सुपर पावर की जो है कोशिश, सुपर पावर की जो दमखम है पूरी वर्ल्ड ऑर्डर में दिखाना ही है, और भी जरिए हैं। यूके देवनाथ सर से समझते हैं। यूके देवनाथ सर, हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स से होगा क्या। डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर हम बात करें, भारत पर तो इसका असर जीरो दिख रहा है मुझे, नेग्लिजिबल। यहां पर तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमने पहले भी क्लियर किया था कि हम तो लेंगे तेल, आप लगाइए, कितने टैरिफ लगाते हैं। रितु जी देखिए, जब व्यापार की बात है तो जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया टोटल, तो ठीक है, हमारे व्यापारियों को थोड़ी दिक्कत हुई। और इसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को थोड़े हद तक इन्फ्लुएंस हुआ, एडवर्स इन्फ्लुएंस हुआ। और लेकिन जो आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, व्यापार की बात करें, तो एक बार जब 50% टैरिफ लग दिया, उसके बाद चाहे आप 100% टैरिफ लगाओ, 300 लगाओ या 500% टैरिफ लगाओ, उसके बाद व्यापार पर मार्जिनल इफेक्ट पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम भारत से उनको बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं, 100 रुपया पे एक्सपोर्ट कर रहे थे। ट्रंप ने बोला 50% टैरिफ लगाएंगे, तो वो 150 रुपए में अमेरिकन कंज्यूमर के पास पहुंचा। तो ऐसे ही उस जिन जिन जो अमेरिकन कंज्यूमर जिन्होंने बासमती चावल नहीं लेना था 150 रुपए पर, उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है लेना, या बंद कर दिया है लेना। अब इसके बाद वो बासमती चावल चाहे 300 रुपए का है या 500 रुपए किलो उनको पड़े, वो तो पहले से ही ले नहीं रहे हैं। तो अमेरिकन कंज्यूमर बिहेवियर पर इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे अमेरिका दुनिया भर में एक मैसेज देना चाहता है दुनिया के सारे देशों के साथ कि वह रूस के पाले में ना जाए, रूस के ज्यादा पास ना रहे। और अभी आकलन ये लगाया जा रहा है कि यूक्रेन का युद्ध जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन शायद ये कारण भी बंद हो जाएगा। अमेरिका तो ये बोल रहा है ना कि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है और उसी पैसे से रूस यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है। पर अगर तो अगर अमेरिका को लड़ाई करनी ही रूस से है तो डायरेक्टली कर ले, फिर ये छोटे मोटे रास्ते क्यों चूज करता है। सुपर पावर है ना भैया। वेनेजुएला पर इतना प्रेशर क्रिएट किया, वेनेजुएला पर जाकर हमला कर दिया, ईरान पर प्रेशर खेल रहे हैं, तो सीधे सीधे वहां पर चले जाए जंग के अखाड़े में रूस के साथ भी। ये टैरिफ लगाएंगे और देशों के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो समझ से परे है ना यूके देवनाथ सर। देखिए, अमेरिका बहुत चतुर देश है। वो व्यापार वाणिज्य का देश है, प्रोडक्शन का देश है। 300 साल की उनकी उम्र हो गई है। 300 साल, 200 साल, 100 साल से उन्हें पूरे दुनिया को जकड़ लिया है आस्ते आस्ते। आप देखिए, जो इंग्लैंड एक महान साम्राज्य होता था, आज उस इंग्लैंड की अमेरिका के सामने क्या औकात है। प्रैक्टिकली इंग्लैंड जो है अमेरिका का ही एक प्रांत होके रह गया है। इसी तरह से दुनिया भर के जितनी महाशक्तियां थीं या हैं, हम जापान का नाम ले लें, जर्मनी का नाम ले लें, फ्रांस है, इटाली है, ये सब आस्ते आस्ते अमेरिका के गिरफ्त में है। अमेरिका कभी भी कहीं पर एक हथियार का इस्तेमाल करने के पहले 10 तरह की दूसरी चालाकियां इस्तेमाल करता है। हम आजकल इसको बोलते हैं टैरिफ लगा दिया, सैंक्शन लगा दिए। अमेरिका क्या करेगा, उस देश के पासपोर्ट वीसा को बंद कर देता है। अरे तो सैंक्शंस लगाने ही है तो और भी देश है ना जो इलीगल चीजें कर रहे हैं, उन पर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे हैं सुपर पावर। टर्की देखिए, पहलगाम इंसिडेंट होता है, टर्की आर्म सप्लाई करता है पाकिस्तान को, उसमें नहीं लगा रहे हैं कोई प्रतिबंध। ये ह्यूमन राइट्स वहां नहीं देखते हैं। रितु जी, तुर्की जो है बड़ा पिकुलियर केस है। मुस्लिम देश है, यूरोपियन नेटो का मेंबर है, तो थोड़ा सा अमेरिका तुर्की को भाव देता है क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है। अब तुर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, इसलिए तुर्की यूरोपियन यूनियन की तरफ जो भी बयान देता है वो हमेशा संभल संभल के मीठे मीठे बयान देता है। तो जो अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि तुर्की को आस्ते आस्ते रूस के इन्फ्लुएंस से निकालकर नेटो, यूरोपियन यूनियन यानी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में लाएं। इसीलिए अमेरिका कभी भी तुर्की को खुलकर परेशान नहीं करता है। इसका एक सबक अमेरिका ने 5 साल पहले सीख लिया, जब तुर्की बार बार अमेरिका को बोल रहा था कि पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे दो,
तुर्की को मिला नहीं अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। बदले में गुस्से में तुर्की ने रशिया से S-400 इंपोर्ट कर लिया। ये अलग बात है कि S-400 इंपोर्ट करने के बाद अमेरिका ने तुर्की पर काटसा लगाने की कोशिश की, काउंटरिंग अमेरिका's एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, लेकिन उससे भी तुर्की को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुर्की अब पिछले 5 साल में टेक्नोलॉजिकल और दृष्टि से देखा जाए, टर्की ऐसा माना जाता है ना बहुत चतुर देश भी है। अभी टर्की की सिचुएशन देखें, तालिबान और पाकिस्तान की सिचुएशन में भी टर्की पहले आया था बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी बनने के लिए बीच में, लेकिन जैसे ही चीज़ें क्लियर हुई, जब पता चला कि पाकिस्तान को बैकलैश पहले से ही झेलना पड़ रहा है, तो कदम पीछे कर लिए, वापस चले गए उल्टे पांव। अब मैं इसको लेकर के जानकारी ज़रा चाहूँगी, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए अमित जी। अमित जी, 3 चीज़ें सामने आती है। पहली चीज़ ये कि प्रतिबंध आप इसलिए लगा रहे हैं, आपने इस बिल को मंजूरी इसलिए दे दिया क्योंकि रूस से हम तेल ले रहे हैं, फर्स्ट थिंग ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि भारत अपना मुनाफा देखता है, भारत अपना प्रॉफिट देखता है कि सस्ता तेल हमें रूस से मिल रहा है तो हम रूस से ले लेंगे, और इससे उनको चिढ़ है कि हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, हम अपने डेवलपमेंट के लिए हमारी जो विकास की रफ्तार है हम उसे इस जरिए से मजबूत कर रहे हैं। तीसरी चीज ये हो जाती है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक दमखम बनाना। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत में प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, बात ब्राजील को लेकर के भी हो रही है, बात अन्य देशों के लिए भी हो रही है। तो ये प्रतिबंध लगा देना, क्या ये एक सोल्यूशन है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत, अगर मैं पूछूं तो? देखिए ऋतु जी, क्या है ना, ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होती है। जहां पर आप 500% टैरिफ की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है एक तरीके से, वो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। और दूसरा क्या है कि अभी आप बिल्कुल सही कह रही थी कि अगर आपको लड़ना है तो आप रूस से डायरेक्ट लड़ लो। एक अपने आप एक कहावत होती है कि वो गधे से, वो धोबी से ना जीतो और गधे के कान उड़ो। वो होता है ना कि आप गधे से तो आप, वो धोबी से तो आप जीत नहीं पा रहे हैं, आप गधे के आप जो है वो जो है कानों में उड़ रहे हैं। तो वही वाला हालत है कि आप जो है रूस के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना नहीं चाहते हैं, तो जो उससे जो रिलेटेड जो भी कंट्री हैं आप उनको वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब चूंकि इंडिया ऑलरेडी एक तटस्थ और कंट्री है, मानक हम लोग कहते न्यूट्रल क्या कंट्री है, है। मैं चाहती हूँ आज आप इस डिस्कशन में, क्योंकि आप आए हैं, आपके चश्मे से हम समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आप ये भी जानकारी दीजिएगा कि इंटरनेशनल अगर कानूनों का जिक्र करें, जो लॉज हैं, वो लॉज कहते क्या है? क्या इस तरीके से 500% आप टैरिफ लगा देंगे किसी देश पर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि रूस से तेल लिया जा रहा है? ये क्या मानकों के अधीन है? देखिए, अमेरिका के मामले में आप मानकों की बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बताओ आप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। ऐसा होता है कहीं कि आप किसी भी कंट्री में जाके और आधे घंटे में वहां पे ऑपरेशन करके आप उनके प्रेसिडेंट को उठा के चले आए? ये तो इसलिए इनके लिए अब ये अपने आप को सुपर पावर कहते हैं इनको। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद भी कोई कंट्री बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोला। ठीक है, वो रसा ने, चाइना ने थोड़ा बहुत अप्रोच किया, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने किया नहीं। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है। जो अमेरिका कर रहा है वो एक अरे तरीके से ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग है। करें, रज कर करें, ब्लैकमेलिंग करने से कोई मतलब, यहाँ पर भारत कोई पसीने छोड़े छूट गए हैं यहाँ पर भारत के, भारत भी कहीं नहीं जवाब हो दे रहा रहा है। है। अब मल्लिका जी से मैं ये जानना चाहूंगी, ये विदेश मामलों की जानकार है, ये बताइएगा ड्रैगन का रिएक्शन कैसा था? पिछली दफा हमने देखा था चाइना कैसे रिएक्ट कर रहा था, वो हमने देखा था। हम ये देख रहे हैं कि वॉर मशीन एक्टिवेट कर देते हैं समय समय पर ट्रंप, एक बिजनेस क्लास की तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज जो है अमेरिका के पक्ष में जाए, अमेरिका की चीज़ों को लेकर के वो हमेशा बात रखते हैं। अब जैसा कि अभी अमित सर कह रहे थे कि यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर अगर आप मानकों को ध्यान में रखिएगा तो वेनेजुएला पर अटैक भी मानकों के तहत नहीं था, वो भी जो नियम है उनका उल्लंघन था। आप सीधे सीधे गए, राष्ट्रपति को होस्टाइल बना करके आप ले गए न्यूयॉर्क, वो अलग चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि आप ये लिस्ट बना लेते हैं, एक ईस्ट ब्लॉक जो आपके खिलाफ खड़ा है, चाहे चीन हो, रशिया हो, इंडिया हो। इंडिया अभी खड़ा नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी शक्ति के तौर पर उभर रहा है जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शैडो डाउन कर दे अमेरिका को, और इसी बात का डर शायद अमेरिका को हो रहा है। तो क्या ये ईस्ट ब्लॉक से लड़ाई के लिए ये सीधी सीधी एक कोशिश है ट्रंप की? ऋतु जी, आई थिंक यहाँ ट्रम्प के लिए कोई भी ब्लॉक नहीं है, और जैसे अमित सर ने बताया भी अभी कि कोई मानक नहीं है। जबकि अगर देखें तो आपने कभी भी मतलब अमेरिका ने सीधे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही नहीं, उनकी वाइफ को भी उठाया। मतलब आप
कैसे किसी की पत्नी को भी लेकर आ सकते हैं? जो यूएस चार्टर लॉ है, उसमें आर्टिकल 42 और आर्टिकल 2 में साफ-साफ लिखा है कि आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, पहले तो आप ऐसा कर नहीं सकते किसी सॉवरेन कंट्री के साथ। राइट। आप कर भी रहे हैं, तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमिशन चाहिए। प्लस तो मैं वो तो इसमें ऐड ऑन मानक और करना चाहूंगी मल्लिका जी, और ये प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस भी जब करते हैं वेकेशन हाउस से करते हैं, मारे लागो फ्लोरिडा से करते हैं, कोई वहां पर व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे वो। कोई भी नहीं होती। हाँ। तो ये मानक वाला तो स्थिति आप छोड़ ही दीजिए ऋतु जी। कमिंग बैक टू ड्रैगन कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो ड्रैगन ने बहुत इस बार रिटेलिएट किया है, कंडेम किया है वेनेजुला वाला अटैक, क्योंकि काफी ज्यादा परचेज हो रहे थे वहां से चाइना, वेनेजुला से चाइना काफी ज्यादा खरीदारी भी कर रहा था। इनफैक्ट वेनेजुला प्रेसिडेंट को लास्ट मिलने वाला चाइनीज डेलीगेशन ही था। और अमेरिका को ये खतरा है कि चाइना, इंडिया और रशिया अब साथ होने लगे हैं। आप देखिए, जब लास्ट मॉस्को में सबकी मुलाकात हुई थी, जब मीटिंग होती है तो तीनों पिक्चर्स आती है, उसके बाद ट्रम्प बड़ा सा ट्वीट करते हैं उसमें। तो ट्रम्प को ये खतरा तो नजर आ रहा है कि ये तीनों सुपर पावर्स अगर साथ हो फिर गई तो ये सवाल उठेगा मल्लिका जी, पुतिन आए थे भारत, पुतिन की जो दोस्ती थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिस तरीके का बॉन्ड वो शेयर कर रहे थे, या उससे पहले हम देखें वो गाड़ी की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री बैठे थे और पुतिन साहब बैठे थे, जिस फ्रेंडशिप के बॉन्ड को अगर मैं एक तरह से कोट अनकोट करूं, उससे इनसिक्योर तो ट्रम्प पहले से हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। दूसरी चीज यहां पर ये पूछना चाहूंगी कि क्या पहले जैसे टैरिफ लगाया, वापस लिया और अब फिर टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये दोबारा जो टैरिफ लगाया ये उस पिक्चर और उस बॉन्ड को उसको कॉम्पीट करने का एक प्रयास है क्या? देखिए ऋतु जी, वो एक इनसिक्योर आदमी है। मुझे लगता है सबसे पहले तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज क्या है, सबसे पहले तो ट्विटर में मैंने आज तक इतने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हम जब भी फॉलो करते हैं, इतनी पर्सनल कमेंट्स वो कर देते हैं, इतने क्या कहते हैं लंबे लंबे वो ट्वीट्स लिखते हैं, पता नहीं उसको पढ़ने का टाइम किसके पास है ऑनेस्टली, बट वो करते रहते हैं अपने आप को, वो प्रूव करना चाहते हैं। वो जैसे ही वो थोड़ा हकपका जाते हैं, जैसे भारत या उनके कुछ देश जो उनकी बड़ पहले बोले हैं, राइट? सो कॉल्ड बड़ बोले हैं, एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने इस बार भी यही चीज किया है कि जैसे उन्होंने देखा रशिया, चाइना और इंडिया जब क्लोज होने लगे हैं, तो अब वो रिटेलिएट करके इन तीनों का नाम उन्होंने साफ साफ उसमें किया। और मेरा कमिंग बैक टू दैट ओनली कि वो ईयू के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, जो उसके नॉन ट्रीटी पार्टनर्स हैं, जो नेटो के पार्ट नहीं है, उनके साथ वो ऐसा क्यों करता है जी। तो ये देखने लायक स्थिति, और ये गंभीर स्थिति है ऋतु जी। जब सबसे बड़ा मतलब वर्ल्ड की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है करी, अभी वो ग्रीनलैंड को आए करने लग गए, तो उनका ये एक चीज है, माई वे और हाईवे वाली जो स्थिति है ट्रम्प की, ये आई थिंक थोड़ी सी माय वे गड़बड़ एंड है इट्स ऋतु जी। ओनली ट्रम्प्स वे, ये वो अपना जो बिल्कुल कहा जाता है पक्ष प्रेजेंट करते हैं। एक अभी सोशल मीडिया पर काफी चीज वायरल भी हो रही थी वेनेजुएला की स्थिति के बाद, वो मैं जरा यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, जिसमें मैंने कई दफा इसको लेकर बात भी की है। एक मीम जो बहुत वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, वो ये कि इफ यू हैव ऑयल एंड डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन, द ऑयल बिलोंग्स टू अमेरिका। अब ये सीधे सीधे कह देते हैं, वो वेनेजुएला को देख लीजिए आप, तेल भंडारों को कैप्चर करना था, ऑयल रिजर्वायर्स को उनको कैप्चर करना था, सीधे कह देते कि भैया हमें वो चाहिए। उन्होंने नहीं किया, उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है, उनके पास इनफैक्ट पर डे जितने बैरल ऑयल चाहिए वो भी नहीं है। वो सीधे सीधे वेनेजुएला पर प्रेशर क्रिएट करते रहे, मादुरो पर प्रेशर क्रिएट करते रहे, यहाँ तक कि 2 महीने पहले खबर भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि सेफ पैसेज दे देते हैं, आप परिवार सहित वहां से निकल जाइए। बिल्कुल ऋतु जी, उन्होंने सबसे पहले तो न्यूयॉर्क में एक वीडियो मादुरो जी ने डाली भी थी, अगर आपको याद हो तो उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई हम अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, हम बात करते हैं, आप यहाँ पर अपनी अमेरिकन कंपनीज लगाइए। और उनकी कंपनी अभी भी वहाँ ऑपरेट कर रही है, शेवरॉन वहाँ अभी भी ऑपरेट कर रही है, राइट। तो इवन आफ्टर सो मेनी सैंक्शंस, तो अमेरिका जैसे यूरेनियम रशिया से खरीद रहा है आफ्टर सो मेनी सैंक्शंस, बट दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट वेनेजुएला में भी अमेरिका ने इतने ही सैंक्शंस लगाए, बट वहां भी शेवरॉन उनकी कंपनी ऑपरेट कर रही है क्रूड ऑयल में। तो ठीक है, अगेन वो हिपोक्रेसी बिल्कुल रह रही है ऋतु जी, वहां पर भी रहती हिपोक्रेसी है तो इनके। है ही, टू फेसेस हमेशा दिखाते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये सब अब देख रहे हैं पूरी दुनिया, वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर से अब कहा जाए तो देख रहा है। यूके देवनाथ सर, मैं जरा समझना चाहूंगी, रूस यूक्रेन की जो जंग की स्थिति है वो रुक जाए, वो स्थिति बेहतर हो जाए, जंग रुक जाए एक तरह से,
तो ये कोशिश तो हमेशा से तमाम देश कर रहे हैं। भारत ने भी इसमें बहुत पहल की है। भारत ने इनफैक्ट यूक्रेन के साथ भी बातचीत की है, रशिया के साथ भी बातचीत की है। रशिया तो खासा अच्छा दोस्त है भारत का। कई दफ़ा इसको लेकर के इंटरवीन किया, लेकिन घुसे नहीं है। भारत के लोग कभी भी इन दो देशों की लड़ाई के बीच में कभी टांग नहीं अड़ाते हैं। कहने का मतलब ये कि ट्रंप जो है हर जगह क्रेडिट तो खाना चाहते ही चाहते हैं। दूसरी चीज यहां पर ये सामने आती है कि अमेरिकन जो एक तरह से रवैया है वो हम देखते हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमें रूस यूक्रेन जंग रुकवाना है, इसलिए हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो सैंक्शंस लगा देने से क्या रूस यूक्रेन की वॉर रुक जाएगी? ऋतु जी, वास्तविक स्थिति जमीन में ऐसा है कि यूक्रेन के पास लड़ने के लिए हथियार हैं, यानी टैंक हैं, लेकिन टैंक के गोले नहीं हैं। तोप है, तोप के गोले नहीं हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स की लॉन्चर हैं, लेकिन लॉन्च करने के लिए एयर डिफेंस मिसाइलें नहीं हैं। हाँ। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका हर रोज यूक्रेन को हवाई जहाज भर भर के वेपन सप्लाई कर रहा है। अगर आप फ्लाइट ट्रैकर को देखें तो अमेरिका से या नेटो के दूसरे देशों से अमेरिकन बेसिस के जो स्टोरेज यार्ड हैं नेटो देशों में, वहां से C5A स्टार लिफ्टर भर के या C130 C17 इन जहाजों में भर भर के जहाज आके लैंड कर रहे हैं पोलैंड में। हर रोज 5-5, 6-6, 7-7 जहाज रात को लैंड करते हैं। पोलैंड से रेल के रास्ते ये पहुंचते हैं। यूक्रेन के पश्चिम में एक शहर है लवीव, बहुत बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। लवीव तक रेल के रास्ते से पहुंचते हैं और वहां से आगे यूक्रेन की फौज के लिए ईस्टर्न फ्रंट में ले जाते हैं। अगर अमेरिका चाहे तो आज ही युद्ध बंद हो सकता है। अमेरिका आज ही जो टैंक के गोले, तोप के गोले, एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल देना बंद कर दे, रात के 12 बजे ही जेलेंस्की बाध्य हो जाएंगे युद्ध बंद करने के लिए। लेकिन अमेरिका में 2-3 चीजें हैं। एक तो अमेरिका का ये आकलन है, स्ट्रेटेजिक आकलन है कि इस युद्ध में रूस की शक्ति जो है, रूस की जो अंदरूनी शक्ति है, इंट्रिंसिक वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज है, काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो बिना अमेरिका डायरेक्टली युद्ध किए हुए रूस महाशक्ति से छोटा शक्ति बनता जा रहा है, बन गया है असल में। दूसरी चीज है, अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत खुश है। अमेरिका में हजारों इंडस्ट्रीज हैं। अमेरिका में बहुत सिस्टम समझना पड़ेगा कि वहाँ हथियार सरकारी कंपनियां नहीं बनाती, जैसे कि रशिया में है या भारत में है। अमेरिका में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, और ज्यादातर शायद रिपब्लिकन्स ही होते हैं। होती है ना, दिक्कत तो तब होती है। एक होता है कि आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे थोड़ी सी सीक्रेटिव प्रिवेसी अपनाते हुए, वो पॉलिसी अपनाते हुए काम करें। लेकिन ये तो ऐसे है कि भैया ट्विटर पर चले जाते हैं, हैंडल पर जाकर के ट्वीट कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, धमका देते हैं। तो ये तरीका तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनप्रोफेशनल इसे माना जाएगा। और एक ऐसा देश जो कि सुपर पावर है, सुपर पावर के आप प्रेसिडेंट हैं, तो उसके तहत तो आपकी जिम्मेदारी दोगुनी तिगुनी हो जाती है। फिर इस तरीके का रवैया या इस तरीके का बर्ताव आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है। यूके देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से सुपर पावर है। फौजी तौर पर भी अमेरिका सुपर पावर है। अगर हम देख लें, करीबन $950 बिलियन उनका डिफेंस बजट है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने जोश में आके अपनी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम दे दिया है। तो उसके बाद अगला कौन है? चीन की टोटल डिफेंस स्पेंडिंग करीबन $350 बिलियन है। अब अमेरिका ने, कल तो अमेरिका में धमाका ही हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आने वाले बजट में वो अपने डिफेंस बजट को, अभी $950 बिलियन है, उससे बढ़ा के $1500 बिलियन के बराबर करने वाले हैं। उनके इस प्रस्ताव को सुन के दुनिया के जितने दूसरे देश हैं, रूस, चीन, इन सबको पता लग गया कि $1500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो वो कर ही नहीं सकते। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि बिजनेस में दूसरे व्यक्ति को कैसे हराना है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, सेंटिमेंट की लड़ाई जीतनी है। कैसे दिखाओ कि सारा जितना शेयर्स है वो सब आप ही के कंट्रोल में है, ताकि दूसरी पार्टी जो है ना अपने शेयर सस्ते में बेच के भाग जाए।
तो वो 1500 बिलियन डॉलर और की जब से इसका उन्होंने एक जवाब मुझे दीजिएगा। आपने कहा कि एक साइकोलॉजिकल तौर पर, सेंटिमेंटल तौर पर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए, ऐसी सिचुएशन बना दी जाए कि लोग ये समझने लग जाए कि सच में हो सकता है कि उन्हीं के हाथों में सारी चीज़ों की चाबी है, वो अनलॉक कर सकते हैं हर चीज़ों को, चाहे जंग हो, चाहे वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, किसी भी देश में अगर कहूँ आयात निर्यात को रेगुलेट करना हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के। अब ऐसे में क्या कुछ जो छोटी कंट्रीज है, क्या वो प्रे बन जाती हैं, ट्रैप में फंस जाती है पाकिस्तान जैसी, जिन्हें ग्राउंड बना देता है ये अमेरिका? रितु जी, अमेरिका जो है अलग अलग तरह से दुनिया के सारे छोटे देशों को अपने चुंगल में फंसा चुका है। दुनिया में अगर 200 देश हैं, 200 में से 140 देश ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, और ये सब अब बाध्य हो गए हैं कि वो अमेरिका के पाले में जाके बैठ जाएं। अगर आप दुनिया में देखें, छोटे देश, दो चार ही छोटे देश हैं जो अभी तक अमेरिका की आंखों में आंख डालने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुएला था, हमने हश्र देख लिया। बोलिविया की शायद अगली बारी है। मेक्सिको को अमेरिका बोल रहा है कल कब्जा कर लेगा। ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ये सब पूरी लिस्ट बहुत लंबी है। और इसी पर मैं क्यूबा, मलिका जी से रिएक्शन चाहूंगी एक, लेकिन उससे पहले मैं जरा नियमों को जान लेना चाह रही हूँ अमित सर, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपके कुछ नियम होते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी उस पर निर्भर करती है। अब यूएन क्या इसमें इंटरवीन कर सकता है, और अगर यूएन नहीं कर सकता तो कौन से रेगुलेटरी बॉडी है जो इसको देख सकती है कि भैया आप ऐसे मन चाहे तरीके से मनमानी रवैया नहीं अपना सकते, आप 500% टैरिफ लगा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि रूस से तेल ले रहे हैं, तो इसे रेगुलेट कौन करेगा? अब अमित सर देखिए ऋतु जी, क्या है कि प्राइमरली जो अपने जो मोदी साहब है वो भी यही कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज की तारीख में वो एक तरीके से रिडंडेंट हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया है। क्योंकि कोई भी कंट्री कहीं पर भी जाके कोई वार छेड़ देता है, कहीं पर जाके किसी के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठा के ले आता है, तो इन सब में तो यूएनएससी को वो करना चाहिए था, एक क्लियर मैसेज देना चाहिए था कि आप इस तरीके से नहीं। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? यूएनएससी किस लिए बना था? इसीलिए बना था कि भाई दोनों का जो अगर किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर तो तो कल आप की एक डेट दूसरे में को चाइना से हम व्यापार कर रहे हैं अमित जी, चाइना से हम व्यापार कर रहे हैं। सबसे बड़ा उद्योग और अगर फैक्ट्रीज यहाँ पर सेटअप है, इंडस्ट्री एक बड़ा सेटअप है चाइना का, अगर मैं कहूँ फिर तो उस पर भी प्रतिबंध लगा देंगे कि चाइना से भारत इस तरीके के रिश्ते रख रहा है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी हमारे कई मतभेद हैं ड्रैगन से, बट हमने कभी उसको इफेक्ट नहीं होने दिया कि हमारे रिलेशंस और हमारे जो आपस में व्यापार है वो कभी दोनों को क्रॉस नहीं करती है, ये लाइन पैरेलली ही चल रही है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो प्रॉब्लम वही है। अब ट्रम्प साहब के साथ क्या है कि वो कई बार वो, अब जैसे WHO है, उन्होंने कहा ये तो बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या काम है? जब कोविड चल रहा था उन्होंने कहा हम तो उसको फंड देना बंद कर देते हैं। सिमिलरली उन्होंने तो कुछ दूसरे भी, उन्होंने कहा हम चैरिटी के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो वो क्या है कि क्योंकि आज की तारीख में चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स वो सुपर पावर है, लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी है, तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा वो समझता है। तो उसको लगता है कि जो जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितने भी ये जो संस्थाएं बनी हुई हैं, हम ही उनको सारा फंड करते हैं, तो ये उसकी बात मानता ही नहीं है। तो आप तो अमेरिका के जो, अगर आप अमेरिका के बारे में बात करें तो ये जो संस्थान है जिनका एक पार्टिकुलर एक वो दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आपको ये करना, वो मानता ही नहीं है। तो जब नहीं मानता है तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसमें तो आपको ये देखना है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रांग कर सकते हो। मैं जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, क्या रास्ता बचता है भारत के पास, क्या रास्ता बचता है इसको काउंटर करने के लिए? अब देखिए ऋतु जी, क्या है, इंडिया ने ऑलरेडी इसको काउंट किया हुआ है। हमारी जो पहली जो छमाही थी उसमें हमने 7.4% से जीडीपी हमारी ग्रो की। लास्ट टाइम हमारी 8.2% से हमारा जीडीपी ग्रो किया। अभी भी जो अनुमान है वो 7.4% का है। हम लोग ऑलरेडी जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग ऑलरेडी बन गए हैं, 4.1 ट्रिलियन। तो इन टैरिफ्स का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने अब इसी सवाल के साथ मैं किया। मलिका जी का एक बार रुक करना चाहूंगी। मलिका जी, ये सवाल बहुत क्रूशल है। मैं आपके चश्मे से ये समझना चाहती हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट, हैट्स ऑफ टू द इंडियन गवर्नमेंट, हैट्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिस तरीके से एक रुख रखा था, एक फ्रंट बनाया। हमने सदन के भीतर से देखा था प्रधानमंत्री को बोलते हुए, उन्होंने टैरिफ पर भी बोला, उन्होंने जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उस दौरान भी जब ये बात सामने आई कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध था या वो स्थिति जो थोड़ी सी क्रूशल बन गई थी, थोड़ी टेंशन भरी बन गई थी, उस तस्वीर को
अमेरिका ने रुकवाया। उस पर भी मोदी साहब ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉल नहीं आया, डीजीसीए पाकिस्तान के ही कॉल करे थे, कई दफा कॉल आया है। अब इसमें इस चीज को रखना, और अब जैसा कि मैंने अमित जी से पूछा कि भारत का अगला स्टेप क्या हो सकता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सीधे सीधे हर दफा कहा जाए तो बोल्ड कर रही है, क्लीन बोल्ड कर रही है। जितने भी वो दे रहे हैं, जितने भी यॉर्कर्स डाल रहे हैं ट्रंप, उनको सीधे तौर पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम ही क्लीन बोल्ड कर दे रहे हैं, हम ऐसा सिक्सर लगा रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल रितु जी, आपकी बात एकदम सही है। और भारत क्या है, भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक देश है। हम किसी की, जैसे मोदी जी ने बोला भी था, हम किसी से ना झुका के बात करेंगे ना ऊपर उठा के बात करेंगे आके, बट आंखों में आंख मिलाकर बातें करेंगे। एंड वी हैव स्टक टू दैट स्टेटमेंट एक्चुअली। अगर आप देखें अक्टूबर में डिस्पाइट द फैक्ट टैरिफ्स भी थे, बट आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा देखिए तो अक्टूबर में हमने 22% ज्यादा ट्रेड किया है, एक्सपोर्ट किया है यूएस को, डिस्पाइट सो मेनी सैंक्शंस। उसी टाइम में हमने सबसे ज्यादा रशिया से ऑयल पिछले साल सैंक्शंस के बाद ही खरीदा है। तो भारत अब किसी से डरता नहीं है। आप देखिए, अब हम बोल्ड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कर रहे हैं, और हम अमेरिका के ऊपर, जैसे सर ने भी बताया, हम पूरा इसमें डिपेंडेंट नहीं है। अब हम मार्केट डाइवर्सिफाई करिए। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी अभी ओमान गए, जॉर्डन गए, मिडिल ईस्ट को भी हम देख रहे हैं, उसमें हम चाइना को भी देख रहे हैं, हम रशिया को भी देख रहे हैं। पहले आप देखिए हम रशिया से चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, बट इस बार देखिए हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करने में भी, एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, हमारी फिशरीज की कमोडिटीज हैं, सब कुछ, सी फूड एक्सपोर्ट्स वगैरह सब बहुत सारे आए हैं। अब मालिका जी, अगर शुगर चाहिए होगा तो हम मैक्सिको ब्राजील की तरफ देखेंगे ना, हम अमेरिका की तरफ थोड़ी देखेंगे। अब ये तो वहाँ की प्रोडक्शन, वहाँ की जोग्राफिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयात और निर्यात डिफाइन होता है ना। ये थोड़ी देखा जाता है कि अब रूस के साथ भारत की, अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, इस बेसिस पे डिफाइन कर लें। मेक्सिको से हम चीनी लेंगे, हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहाँ से लेंगे, ये डेफिनेट तौर पर वहाँ की टोपोग्राफी डिसाइड करती है। ये अमेरिका या ट्रम्प थोड़ी डिसाइड कर लेंगे हर दफा। बिल्कुल रितु जी, और देखिए ना, अमेरिका का आप अगर पहले से ट्रेस करिए तो कोलंबिया, जब आपने अभी नाम भी लिया, और अमेरिका ने डायरेक्ट थ्रेट भी किया है, कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा जो पार्टनर था, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था कोल्ड वॉर के दौरान, तो कोलंबिया ही था अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर। आज स्थिति देखिए, आप उसको डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके प्रेसिडेंट है पेट्रो, वो आपको डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। वेनेजुला शेवेज के बाद से, यूगो शेवेज, निकोलो माडुरो, जितने भी लेफ्टिस्ट वामपंथी हैं, जैसे ही वो आए उन्होंने आपकी पावर को चैलेंज किया। उन्होंने अमेरिकन कंपनीज, जो ऑयल कंपनीज है, उनको आउट किया। हमारे जब से प्रधानमंत्री आए, वो आपके बूट लिक नहीं करते, वो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करते, तो आप उनको आउट करना चाहते हैं। तो जो भी इनके खिलाफ खड़ा है, जो भी अमेरिका से बाहर जाना चाह रहा है, जो पहले से इनका दोस्त आया है, वो इनको आउट करने की स्थिति में रहते ही रहते हैं। पहले तो जब और ये अभी ट्रम्प के लिए है। शासन कर रहे थे, इससे पहले की जब उनकी सरकार थी अमेरिका में, उसके बाद जो बाइडेन आया और फिर दोबारा से अब ट्रम्प आए हैं, तो पहले की तस्वीर हमने देखी थी, हाउडी मोदी करके शो वो ऑर्गेनाइज करवाया करते थे वॉशिंगटन में या अन्य जगहों पर। वहां पर जो क्रेज देखा था, वहां पर एक बॉडी लैंग्वेज ट्रम्प जो दिखा रहे थे। इस दफा जब इलेक्शंस हुए, वहां पर इंडियंस की भूमिका बहुत पुरजोर तरीके से निकलकर सामने आई, एक बूस्टअप तरीके से नजर आई। अब ट्रम्प साहब तो ठहरे बिजनेस बैकग्राउंड से, उन्होंने सोचा कि अगर भारत को किसी भी तरीके से इग्नोर किया तो उसका बैकलैश कहीं ट्रम्प ना झेले। उस समय आपको बड़ा याद आया भारत का, भारत की याद आई आपको उस दफा, लेकिन अब आप शायद, आपको रूस से कॉम्पीट करना, तो आप भारत से दुश्मनी ले रहे, जैसे आपने कोलंबिया की सिचुएशन में बताया। तो रितु जी, वही आप देखिए ना, पहले भारत के इन्होंने इतने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए, और एक चीज इस पे नोट करने लायक भी है कि इन्होंने मोदी जी को कभी बुरा नहीं बोला है। इन्होंने हमेशा हर एक स्टेटमेंट में बोला है दैट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हमेशा हर एक स्टेटमेंट में कभी भी इन्होंने निंदा नहीं की है पीएम साहब के। हमेशा यही बोला है कि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो एक बहुत अच्छे दिखने वाले आदमी हैं। सब उनकी पर्सनालिटी पर कमेंट किया है, सब कुछ कमेंट किया है, उनकी कभी निंदा नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि भारत, जो भारतीय हैं यूएस में रहने वाले, उनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो सीधे उनके वोट बैंक पे वो भारी पड़ जाएगी वो चीज। तो वो क्या अपनाते, इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जैसे यूके देवनाथ सर ने भी बोला, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपना रहे हैं वो हमारे साथ। यूके देवनाथ सर, अब मुझे जरा ये समझाइएगा, हम देख रहे हैं कि
जो ट्रंप है वो हर दफ़ा एक ऐसी कोशिश करते हैं, जैसा भी मलिका जी जिक्र कर रही थी, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये दूसरा तरीका क्यों अपनाते हैं? मतलब कान को अगर सीधे तरीके से पकड़ा जा सकता है तो उल्टा घुमा करके क्यों पकड़ते हैं? अगर आपको वेनेजुएला से ऑयल रिजर्वायर्स चाहिए थे तो आप सीधे उस पर एक्शन लेते या उस पर जाकर के चीज़ें करते, आपने नहीं किया, आपने नार्को टेररिज्म का हवाला दिया। अब आप उस लिस्ट को जरा खंगालिएगा, नार्को टेररिज्म से और भी तो देश जो है वो ग्रसित हैं, जहां पर एक्चुअली में ऑन ग्राउंड हम देखते हैं, मैक्सिको को देखिए, कोलंबिया को देखिए, क्यूबा को देखिए, पेरू देखिए, जहां पर सीधे सीधे दिखता है उसका इफेक्ट, लेकिन वहां पर नहीं कर रहे हैं ट्रंप साहब, वहां पर उनको मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है जहां से उनको फायदा मिलता है। तो ये एडिड बेनिफिट का जो एक फायदा खोजते हैं या उस नजरिए से सोचते हैं ट्रंप, क्या ये उसका भी साइड इफेक्ट है? रितु जी, अमेरिका जरूरत के हिसाब से अपनी चालाकियां यानी अपनी गुस्ताखियों को इस्तेमाल करता है। उनको सीरिया चाहिए था क्योंकि उनको लग रहा था कि सीरिया जो है रूस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बैठा हुआ है। बशर अल असद जो है रोज ही मॉस्को जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक आतंकवादी को ढूंढ लिया। ये आश्चर्य की कहानी है। एक आतंकवादी अल-शारा बोलकर है, अल-शारा जुलानी। अमेरिका ने उसको भी अलकायदा से जुड़ा हुआ कह के, आईसिस से जुड़ा हुआ कह के, अमेरिका ने उस पर $1 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। और एक दिन ऐसा आया पिछले साल जब अल-शारा आतंकवादी की मदद से उसका इस्तेमाल करके CIA ने सीरिया में बशर अल-असद की सरकार को टॉपल कर दिया। तो अमेरिका अलग अलग देशों में अलग अलग बहाने से जाता है और अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है। भारत के साथ आप देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं अमेरिका और भारत के रिलेशन, मतलब भारत और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन 3 मिनट में ठीक कर देता हूं। हमें एक स्टेटमेंट ऐसा जाहिर करना चाहिए अभी कि अगला नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। भारत ये रिकमेंड करता है। वो बूथ, लेकिन जो मलिका जी 50% कह रही थी आप उसी पर जरा दिखा रहे हैं आईना अमेरिका हाँ, को। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप 2 बार कह चुके हैं F-35 खरीद लो, और जाहिर बात है व्यापारी हैं। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो भारत को, दुनिया को कहीं पे भी हथियार बेचना चाहता है। तो उन्होंने 2 बार उन्होंने F-35 की बात की, भारत ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उल्टा भारत में एक हवा ऐसी चली कि हम F-35 नहीं लेंगे, अगर लेना ही है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान तो रशिया से सुखोई 57 ले लेंगे। आज मैं बोल रहा हूं 2 F-35 स्क्वाड्रन अगर हम अमेरिका से ले लें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रसन्न होकर 26 जनवरी में चीफ गेस्ट बन के आ जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को 5 बार गले मिलेंगे। तो अमेरिका को काबू करने का डोनाल्ड ट्रंप की साइकोलॉजी, तो यानी कि ये सब हो रहा है कि बस उनके हिसाब से चीजें करते जाइए, वो जो कह रहे हैं वो करते जाइए, नहीं करिएगा तो फिर आप उसका खामियाजा भुगतिएगा। अब मैं जरा यूके देवनाथ सर वो सैंक्शंस गिनवाना चाहती हूँ। मैंने उसकी पूरी लिस्ट निकाली है कि कौन कौन से सैंक्शंस आज तक इंडिया पर लगे हैं और इंडिया ने कौन कौन से सैंक्शंस आज तक लगाए हैं। पहले मैं भारत की बात करती हूँ, भारत ने कब कब लगाए हैं। साउथ अफ्रीका पर 1946 to 1993 इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सैंक्शन साउथ अफ्रीका फॉर द अपार्थाइड। अब इसके साथ साथ फिजी पर बात करते हैं। 1989 से 1999 10 सालों के लिए डिटोरिएशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, इंडिया इम्पोज्ड ट्रेड एम्बार्गो, ये हम लोगों ने फिजी के लिए किया। अब आ जाइए इंडिया पर। इंडिया पर कब कब सैंक्शंस लगेंगे जरा डिस्कस करते हैं। 1974 कनाडा ने लगाया और ये हुआ था कनाडा सैंक्शन न्यूक्लियर एक्सपर्टाइज एंड इक्विपमेंट सपोर्ट। अब यूएस की बात करते हैं। यूएस बड़ा दिलचस्प समय पर करता है सैंक्शन भारत को, दैट इज 1998 to 1999, और ये किया था यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज सैंक्शंस एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ 1998 न्यूक्लियर टेस्ट। यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट यानी TPNW का हवाला दिया गया। सैंक्शन इम्पोज बाय यूनाइटेड स्टेट्स पर वीकेंड थ्रू एक्सपेक्शंस एंड लिफ्टेड विद इन अ ईयर। अब समझिए कि एक ही साल में आपने सैंक्शन लगाया और आपने हटा भी दिया। हवाला आपने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर के जो कानून है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो दिया। अब सीधे सीधे हम कहें कि भारत ने, अब अगर ये टैरिफ की स्थिति है तो क्या इसे सैंक्शन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि आप सीधे सीधे कर ही तो रहे हैं वही। यूके देवनाथ सर, अगर हम रशिया के साथ तेल निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, हाउ डज इट अफेक्ट अमेरिका, वहां पर क्या असर पड़ रहा है? तो ये सैंक्शन ही तो हुआ फिर।
इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जैसे वो H1B1 वीजा पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, जिसका कि सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट भारतीयों पर होगा, क्योंकि अमेरिका में जितने लोग जाके काम करते हैं, स्पेशली हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, भारत से जाते हैं, तो ये एक तरह का सैंक्शन ही हो गया। अब देखिए, अमेरिका कुछ कर रहा है दुनिया में जिससे कि रुपए की कीमत 80 रुपए से बढ़कर 90 रुपए हो गई है। कुछ अमेरिका कर रहा है, पूरा प्रोग्राम लगेगा इसको समझने में। अब अगले 1 या 2 साल या ट्रंप के टेन्योर में अगर भारत ने ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं दिलवाया, तो आप देखेंगे रुपया 99 रुपए तक चला जाएगा डॉलर के मुकाबले। अमेरिका दुनिया में अलग अलग देशों के ऊपर ऐसा कुछ जादू करता है कि उस देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ईरान क्लासिक एग्जांपल है कि ईरान का जो रियाल, ईरान की जो करेंसी है वो आज की तारीख में मिट्टी के बराबर मिल गया है। राइट। तो अमेरिका जरूरी नहीं है कि जब सैंक्शंस लगाता है सिर्फ टैरिफ एक तरीका है, काफी सारे तरीके हैं। अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी देना बंद कर देता है। 1998 की बात हुई थी, जाहिर बात है मुझे भी याद है, मैं एयरफोर्स में था, लेकिन क्या हुआ? देखिए, अमेरिका व्यापारी देश है, उनसे व्यापार करने वाले ही उनसे जीत सकते हैं। 98 में उन्होंने टैरिफ लगाया, 99 में हमने हिट दिया कि भाई हम तुमसे C130 ट्रांसपोर्ट विमान खरीद लेंगे, हम तुमसे C17 ग्लोब मास्टर विमान खरीद लेंगे, हम तुमसे M777 हॉविट्जर खरीद लेंगे। तो अमेरिका को रिझाने का एक तरीका होता है, और इस रिझाने में हम भारतीय, हमारा जो व्यापार की जो समझ है बहुत ही ऊंची है। हम डोनाल्ड ट्रंप को रिझा लेंगे। आप मार्च का 31 मार्च रिझाने की के बात लिए कुछ देखिए। करना ही नहीं है, बस उनकी बात मान लेनी है। इतना रिझाने के लिए, मान मनौवल के लिए कोई तरीका ही नहीं अपनाना है भारत को। भारत को सिर्फ करना ये है, अगर वो कह रहे हैं तेल ना लीजिए, आप रूस से मत लीजिए, वो खुश हो जाएंगे, वो इतना प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे आपने कहा कि रिपब्लिक डे की परेड में भी आ जाएंगे। अब अमित जी आप मुझे समझाइएगा, इसके बाद मालिका जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अमित जी आप ये मुझे जानकारी जरा दीजिएगा, अब भारत के पास क्या रास्ता बचता है, और क्या यही रास्ता अपनाया जाएगा, नहीं जाएगा तो आने वाले दिनों में इसके रेपरकशंस क्या होंगे? देखिए ऋतु जी, अभी क्या है कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि ये सैंक्शन आज की कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी पिछले, जब से राष्ट्रपति ट्रंप जो है जब से आए हैं, तब से इन्होंने शुरुआत से ही हमारे इसमें न केवल इंडिया पे, बहुत सारे कंट्री पे इन्होंने टैरिफ वाला जो है वो रास्ता शुरू कर दिया था। कभी 25%, कभी 50%, कभी 100%, कभी 200%, अब 500%। तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर है। जैसा कि यूके देवनाथ जी ने बताया कि जब आप एक बार 50% और 100% का टैरिफ लगा देते हो, और लोग अगर वो सामान खरीदना बंद कर देते हो, तो इसके बाद उसमें चाहे 1000% लगा दो, चाहे 2000% का टैरिफ लगा दो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि इंडिया उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड है। हम लोगों ने जीएसटी के रिफॉर्म किए, हमने आईटी रिफॉर्म किया, जिससे हमारा जो इंटरनल कंजम्पशन है, बिकॉज इंडिया एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, हमारा जो इंटरनल कंजम्पशन है यही इतना ज्यादा है। अगर और हम लोग इम्पोर्ट करते आजकल, हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इससे तो असर हमारी ही जीडीपी पे पड़ेगा ना। इससे अमेरिका का क्या ताल्लुक है? हाउ इज इट अफेक्टिंग अमेरिका देन? प्रॉब्लम वही है ना, क्योंकि अमेरिका को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका ना वो पूरे वर्ल्ड में चौधरी बनने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि हम ही चौधरी हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उसकी इकोनॉमिक पावर है। तो वो हर जगह पे कहीं पर भी जाके जब भी कुछ हो रहा होता है तो खुद जाता है, वो कहता है हम वो करेंगे जाके, चौधरी जबकि तो ये नहीं, काम लेकिन सर मैं ऐसा मानती हूँ, अगर हमारे लेमैन लैंग्वेज में समझूं तो एक शादी में नाराज फूफा होते हैं ना, वो नाराज फूफा वाला रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और मल्लिका जी इस पर समझाइएगा मुझे जरा, ये कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो ट्रंप साहब ने अपने सत्ता में आने के बाद लिए, जो कि कंट्रोवर्शियल रहे, जिसको लेकर के बहुत बात हुई है। पहला, रिसेशन ऑफ 78 बाइडेन एरा एग्जीक्यूटिव एक्शन। सेकंड, इसमें एंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप। इसके साथ साथ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन एट सदर्न बॉर्डर। फोर्थ आ जाता है रिस्टोरेशन ऑफ फेडरल डेथ पेनल्टी। ये भी एक बहुत जिसमें बहुत इसको लेकर चर्चा हुई थी, बैकलैश भी ट्रंप को झेलना पड़ा था। रेगुलेटरी फ्रीज, सस्पेंशन ऑफ रेफ्यूज एडमिशंस, डेजिग्नेशन ऑफ ड्रग कार्टल्स एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके साथ साथ डीलेइंग टिकटॉक बैन एनफोर्समेंट, अब साथ ही साथ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इमिग्रेशन लॉज। ये तो कुछ थे। अभी वेनेजुएला की स्थिति हमने देखी, अब भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो इतना क्यों बौखला गए हैं ट्रंप? मैं जैसे भी नाराज फूफा का जिक्र कर रही थी, वो क्यों ये रोल निभाना चाहते हैं?
रितु जी, आई थिंक एकदम सही टर्म आज आपने यूज किया है। जैसे हमारे शादियों में होता है ना, नाराज फूफा उनको मनाने के लिए, जैसे यूके देवनाथ सर ने भी बोला अभी नोबेल प्राइज दे दो। तो पहली बार आपने अभी फीफा वाले में भी देखा होगा, उन्होंने खुद ही को अपने आप को मेडल पहना दिया। वो इतने सेल्फ इन्वॉल्व हैं, नार्सिसिस्ट जिसको बोलते हैं, कि उनसे कोई भी थोड़ी सी भी टसल कर लिया, कोई भी थोड़ा सा भी आगे चले जाए तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो बौखला जाते हैं जिसको बोला जाए। हम्म। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, पहले आप देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट, आपको इनका कैंपेन याद आया होगा, हम्म। तो कैंपेन में इन्होंने सबसे पहले बोला था कि मैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एंडलेस वॉर्स हो रही हैं, मैं उसको एंड कर दूंगा। हम्म। और आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की वर्सेस इनके 1 साल की एयर स्ट्राइक को जरा कंपेयर करिए। हम्म। ट्रिपल द अमाउंट ऑफ एयर स्ट्राइक जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल में हुई है, वो उनके एक ही साल के एडमिनिस्ट्रेशन में उससे ट्रिपल हुई है, आप सोचिए। और ये नए तो साल का जो रेजोल्यूशन ट्रम्प साहब ने लिया है ना, नए साल शुरू होते ही एक बिल्कुल के बाद एक के बाद एक, इसी हफ्ते में देखिए 14 से बड़े फैसले ले लिए एक साथ। एक साथ। और यस। इनके जो खुद का ही एडमिनिस्ट्रेशन है, जब इनका पेंटागन का फाइल्स रिलीज हुई थी, इनके खुद के ऑफिशियल्स वहां पर, एक्स ऑफिशियल्स यूएस के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये टैरिफ इम्पोज किए जा रहे हैं। तो इनके खुद की कंपनीज, यूएस की जो कंपनीज, जैसे मैंने पहले बताया था, 1000+ कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इनके खिलाफ कि ये टैरिफ कैसे कर रहे हैं। टैरिफ तो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे सैंक्शंस लगाते हैं, ये ऐसी कैसी टैरिफ किसी भी कंट्री के ऊपर लगा देते हैं। तो इनके खुद के लोग इनसे बहुत नाराज हैं, आप देखिए। हम्म। तो रितु जी, इनका ये हिपोक्रेसी तो है ही है। बिजनेस और ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस क्यों नहीं बंद कर रहे हैं यूक्रेन को सप्लाई करना? क्योंकि उनका सब कंपनीज में अमेरिका सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का, सबसे बड़ा बिजनेस है। यूके पर देवनाथ सर डबल इस पे स्टैंडर्ड्स तो कूट कूट कर भर गए बिल्कुल ना ट्रम्प साहब, है ना वो। डबल स्टैंडर्ड्स का तो पूरा जखीरा उन्होंने अपने काबू में रख रखा है। अब यूके देवनाथ सर, एक लास्ट रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। ये जो हम देखते हैं हिपोक्रेसी की बात मल्लिका जी कई दफा कर चुकी हैं, और मैंने जैसे कहा, चचा चौधरी तो होते हैं कि स्ट्रिक्टली अपनी बात रखते हैं, ये स्ट्रिक्टली रख नहीं पा रहे हैं, ये धमकी वाला अंदाज अपना रहे हैं। तो क्यों ना कहा जाए उन्हें नाराज फूफा? रितु जी, अमेरिका नाराज है ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प नाराज हैं। हाँ। हम भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। आज अगर हमारे किसी मॉल में आप चले जाइए, अमेरिकन एसेसरीज भरी पड़ी हैं, कॉश है, तुमी है, राल्फ है, लॉरेन है। जहाँ पे आप मैकडोनल्ड बर्गर खरीदिए, कोका कोला खरीदना बंद कर दीजिए, अमेरिका को पसीना आ जाएगा। आज मैं आपको यकीन के साथ दिलाता हूँ कि अगर इंडियन कंज्यूमर डिसाइड कर ले कि 3 महीने के लिए लुई वतन के शोरूम में या दयर के शोरूम में एंटर नहीं करेगा, अमेरिका परसों ही घुटने में आ जाएगा। क्योंकि ये लोग सब दौड़ के जाएंगे, यही लोग कंट्रीब्यूट और करते इनकी हैं परेशानी के लिए एलॉन मस्क कम थे, जो अब ममदानी भी आ गए हैं। एकदम एकदम। तो मैं बताता हूँ शैनाल, यहाँ पे भी अब यंग जनरेशन को आप बोल दीजिए कि जनवरी फरवरी मार्च में शैनाल के बाहर जाइए, हाथ हिला के आगे चले जाइए मॉल में, इनको पसीने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक वो नौबत आई नहीं है। ठीक जी है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी ने कीमती वक्त दिया। यूके देवनाथ सर, मल्लिका जी और अमित जी, इतना ही वक्त मेरे पास था इस डिस्कशन के लिए। फिलहाल अमेरिका जो है एक के बाद एक टैरिफ को लेकर जो स्थिति बना रहा है, जिसमें सीधे सीधे यहाँ पर जो देश है, चाहे बात भारत की करे, चीन की करे, ब्राजील की करे, या टैरिफ की धमकी दे करके ये कोशिश, ये लड़ाई 1-on-1 रूस के साथ करने की जा रही है इनडायरेक्ट वे में। अब इस इनडायरेक्ट लड़ाई का असर आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलता है, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका को लेकर के इस वक्त जो बात हो रही है, डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर के बात हो रही है, हिपोक्रेसी को लेकर के बात हो रही है, कि एक बात क्लियर अंदाज में क्यों नहीं रखते हैं ट्रम्प। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।